स्टूडेंट्स, मैं हूं पंकज कुमार और आप देख रहे हैं यूपीएस एकेडमी। पिछले क्लास में हम लोग आणविकता और कोटि के बारे में पढ़े थे। अभिक्रिया का कोटि कैसे निकाला जाता है, आणविकता कैसे निकाला जाता है, वो हम लोग सीख चुके हैं। अभिक्रिया के दर-नियम समीकरण और कोटि से संबंधित बहुत सारा क्वेश्चन भी हम लोग देखे। एक क्वेश्चन हम बना दिए थे और उसी टाइप का 2-3 क्वेश्चन आपको होमवर्क भी दिया गया था। तो जो भी स्टूडेंट कोशिश किए होंगे, मेरे ख्याल से आंसर आया होगा। उसी को आज हम लोग और आगे बढ़ाते हैं। इसी रासायनिक बलगतिकी चैप्टर में एक टॉपिक पढ़ना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। आइए उसको हम लोग देखते हैं। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, इंग्लिश में कहेंगे फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। आपको हिंदी वाला याद रखना है, इंग्लिश में फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। इसी को हिंदी में लोग प्रथम कोटि की अभिक्रिया के नाम से जानता है। और सबसे पहले तो इसका हम लोग इंट्रोडक्शन देखेंगे क्या है। देखिए लिखे है, जिस अभिक्रिया का दर उस समय उपस्थित अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। इसका मतलब हुआ, दुनिया का कोई भी अभिक्रिया, दुनिया के किसी भी अभिक्रिया का दर यदि उस समय उपस्थित अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती हो रहा है, तो हम लोग समझेंगे वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। एक इसमें शब्द लिखे हैं, देखिए, उस समय उपस्थित। इसका मतलब हुआ, जिस समय आप दर निकाल रहे हैं उस समय अभिकारक का सांद्रता क्या है, उस पर अगर अभिक्रिया का दर निर्भर कर रहा है, उसके अगर समानुपाती हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। जैसे इसे समझिए, 1 घंटा के बाद अगर हमको अभिक्रिया का दर चाहिए, तो 1 घंटा के बाद हम लोग देखेंगे उस अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रता कितना है। अगर अभिकारक के सांद्रता के उस समय उपस्थित अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होगा दर, तो हम लोग समझेंगे अभिक्रिया प्रथम कोटि की है। तो इसलिए स्पष्ट लिखा हुआ है, उस समय उपस्थित अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है। जिस समय आप दर निकाल रहे हैं उस समय अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती अगर दर हो रहा है, तो इसका मतलब वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो अगर परीक्षा में पूछे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है, तो हम लोग यही लिखेंगे। या इसका एक और परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं,
का दर अभिकारक के एक सांद्रता पर निर्भर करता है, उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहते हैं। दुनिया के किसी भी अभिक्रिया का दर यदि अभिकारक के एक सांद्रता पर निर्भर करता है तो इसका मतलब वो प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। तो दोनों परिभाषा हम लोग लिख सकते हैं। अगर पूछे आपसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया क्या है तो आप ये भी लिख सकते हैं, या ये नहीं तो आप ये लिख सकते हैं। दोनों परिभाषा है, जो आपको याद हो कोई एक परिभाषा लिख सकते हैं। अब इस दोनों परिभाषा को एक समीकरण से हम लोग समझेंगे तो और अच्छा से ये समझ में आएगा, स्पष्ट दिखाई देगा प्रथम कोटि की अभिक्रिया कैसे अभिकारक के एक सांद्रता पर निर्भर करता है। तो आइए एक अभिक्रिया लेके उस पर हम लोग सोचते हैं। जैसे मान लीजिए एक अभिक्रिया है उसमें A बदल रहा है P में। कोई अभिक्रिया है उसमें अभिकारक का काम कैपिटल A कर रहा है, उत्पाद कैपिटल P है, मतलब A बदल रहा है P में। तो हम लोग इस अभिक्रिया का दर अगर निकालेंगे तो याद कीजिए बताए थे दर नियम समीकरण किसी भी अभिक्रिया का निकाला जाता है तो उसमें अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है। तो इसमें एक ही अभिकारक है, उसका सांद्रता हम लोग लेंगे। तो इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण ऐसा होता है। देखिए लिखते हैं यहाँ दर नियम समीकरण। इस अभिक्रिया का दर नियम समीकरण लिखेंगे तो होगा R बराबर K इंटू अभिकारक का सांद्रता। दर नियम समीकरण लिखना आप लोग पहले से जानते हैं। दर नियम समीकरण में सिर्फ अभिकारक का सांद्रता लिया जाता है। ये तो दर नियतांक है, ये तो दर नियम समीकरण में रहता है। तो अगर इस नियतांक को यहाँ से हटाएंगे तो समानुपाती का यहाँ चिन्ह देना होगा, मतलब R समानुपाती हो जाएगा एक के सांद्रता के। तो देखिए अभिक्रिया का दर किस पर निर्भर कर रहा है, किसके समानुपाती हो रहा है। तो यहाँ पर हम दिखाते हैं, इसी के नीचे आपको लिखना है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं R समानुपाती A का सांद्रता। कुछ नहीं किए, दर नियतांक को यहाँ से हटाए तो समानुपाती का चिन्ह देना पड़ा। तो देखिए अभिक्रिया का दर इस अभिक्रिया का दर अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती हो रहा है। तो इसका मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया R समानुपाती A लिखा हुआ। या चाहे इस परिभाषा को देखिएगा तो देखिए इस अभिक्रिया का दर अभिकारक के एक सांद्रता पर निर्भर कर रहा है। देख रहे हैं एक ही ठो अभिकारक है, इसका वर्ग वगैरह सब नहीं है, इसका घातांक कुछ नहीं है। मतलब क्या, एक है, अभिकारक के एक सांद्रता पर दर निर्भर कर रहा है। इसका मतलब ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया है। इसको आप पहले नोट कर लीजिए, इसी के नीचे उसको दिखाइएगा R समानुपाती A का सांद्रता। ठीक, अब उसी चीज़ को आइए हम लोग ग्राफ से समझते हैं। साइंस में तो एक ही चीज़ को कई तरीके से समझा जाता है। भाषा से लोग समझता है, उसी को मैथमेटिकल इक्वेशन से लोग समझता है, और उसी को ग्राफ से भी हम लोग समझ सकते हैं। इसीलिए तो साइंस को पढ़ना आसान होता है। एक ही चीज़ को समझने का बहुत सारा तरीका होता है, बहुत सारा रास्ता होता है। एक रास्ता, एक तरीका अगर आपको नहीं भी समझ में आए तो लोग दूसरा तरीका से समझता है, दूसरा रास्ता पकड़ के निकल जाता है। तो उसी का देखिए हम लोग ग्राफ यहाँ पर बना रहे हैं। अभी हम लोग ऐसा समीकरण तुरंत देखे हैं, R बराबर होता है K इंटू A का सांद्रता।
जो अभिक्रिया लिए थे उसका दर नियम समीकरण यही आया था। मैथमेटिक्स में स्ट्रेट लाइन का एक समीकरण होता है y बराबर mx, पढ़े होंगे आप लोग, y बराबर mx। देखिए इसी टाइप का ये समीकरण है। y के जगह पर r है, m के जगह पर k है और x के जगह पर a का सांद्रता है, मतलब अभिकारक का सांद्रता है। तो अगर ये समीकरण इस टाइप का है तो इस टाइप के समीकरण का जो ग्राफ होगा, मतलब y बराबर mx टाइप के समीकरण का जो ग्राफ होगा वही इसका भी ग्राफ होगा। तो हम लोग इसका ग्राफ भी खींच सकते हैं। देखिए यहाँ y अक्ष लिए, आइए x अक्ष लिए। तो y अक्ष पर क्या लेंगे, r, अभिक्रिया के दर को लिया जाएगा। तो y अक्ष पर r लीजिए, x के जगह पर है a का सांद्रता, तो x अक्ष पर a का सांद्रता लीजिए। आइए तो ओरिजिन होगा, देखिए तो इस समीकरण का स्लोप कितना, ढाल कितना, तो m के जगह पर जो रहेगा वही स्लोप होता है। तो इस समीकरण का ढाल है k। ये ढाल देखिए धनात्मक है कि ऋणात्मक है, तो आगे कुछ नहीं चिन्ह है, इसका मतलब धनात्मक है। और याद कीजिए ढाल अगर धनात्मक रहता है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाता है, ढाल ऋणात्मक होता तो ग्राफ नीचे की ओर जाता। और एक बात और, इस समीकरण में देखिए इंटरसेप्ट नहीं है। अगर इंटरसेप्ट रहता तो उसको y अक्ष पर दिखाना पड़ता। इंटरसेप्ट नहीं है, इसका मतलब ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। दिमाग में बैठाइए, जिस समीकरण में इंटरसेप्ट नहीं रहता है तो उसका ग्राफ ओरिजिन से शुरू होता है। तो इसमें इंटरसेप्ट नहीं है, ग्राफ ओरिजिन से शुरू होगा। चूँकि ढाल धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर की ओर जाएगा। तो अगर ग्राफ खींचते तो ग्राफ ऐसा होता, ओरिजिन से शुरू होके स्ट्रेट लाइन ग्राफ ऊपर की ओर पास करता। आइए ग्राफ x अक्ष के साथ जो कोण बनाएगा उसी को तो स्लोप कहा जाता है। इस समीकरण का स्लोप, याद कीजिए स्लोप को ही tan थीटा भी हम लोग लिख सकते हैं, या इसी को स्मॉल m से भी सूचित किया जाता है। इस समीकरण का स्लोप होता k। अब आइए इस पर हम लोग सोच के देखते हैं। देखिए तो ग्राफ स्ट्रेट लाइन ऊपर की ओर गया है, इसका क्या मतलब, इसका मतलब हुआ अभिकारक का सांद्रता बढ़ने से अभिक्रिया का दर बढ़ता है। ग्राफ देखने से स्पष्ट नज़र आ रहा है कि यदि अभिक्रिया में अभिकारक का सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर भी बढ़ेगा, होना भी चाहिए। ये मैथमेटिकल समीकरण भी तो वही कह रहा है। अगर आप समानुपाती का चिन्ह हटाते तो ऐसा तो लिखिएगा, ये नियतांक हटाते समानुपाती का चिन्ह आता, हम लोग लिखे भी हैं वहाँ पर। तो देखिए इस मैथमेटिकल समीकरण से भी पता चल रहा है कि अभिकारक का सांद्रता बढ़ेगा तो अभिक्रिया का दर बढ़ेगा। भाषा में भी हम लोग वही बात लिखे, तो सब एक ही चीज़ है। ग्राफ में हम लोग ऐसे इसको दिखा सकते हैं। अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव टाइप का, कहेगा अभिक्रिया के दर, मतलब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता में ग्राफ निम्नलिखित में से कौन है। एक विकल्प में ऐसा ग्राफ आपको देगा, ये सब नहीं लिखेगा, सिर्फ ये देगा और इस तरीके का ग्राफ देगा। आप समझ जाइएगा ये प्रथम कोटि के अभिक्रिया का ग्राफ है। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया में अभिक्रिया के दर और अभिकारक के सांद्रता के बीच का ग्राफ, यही हम लोग लिखेंगे, यही होता है। तो देखिए हम लोग ग्राफ भी निकाल, ये सब चीज़ नहीं लिखना है, ग्राफ लेकिन बनाना होगा, ध्यान रखिएगा। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक, दर नियतांक का मात्रक
अलग अलग कोटि के अभिक्रिया का दर नियतांक अलग अलग होता है। अभी हम लोग जानना चाहते हैं प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक क्या होगा। एक बार और, अलग अलग कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक अलग अलग होता है। तब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का देखिए मात्रक कैसे निकाला जाता है। मात्रक निकालना तो आप लोग जानते हैं, मात्रक तो फार्मूला से निकाला जाता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण हम लोग जानते हैं, R बराबर K I इंटू ए का सांद्रता। अभी तुरंत लिखे थे, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का दर नियम समीकरण यही है, जहाँ ये है अभिकारक का सांद्रता। दर नियम समीकरण अगर आपको पता है तो मात्रक दर नियतांक का निकाल सकते हैं। तो देखिए ये है दर नियतांक, इसका मात्रक निकालना। तो दर का मात्रक लिख लीजिए। दर का मात्रक तो आप लोग बहुत पहले से जान रहे हैं, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इस चैप्टर का पहला क्लास में ही पहला क्लास किए थे, उसी में दर का मात्रक हम लोग सीखे थे निकालना। के दर नियतांक है, इसका मात्रक निकालना, तो के को के ही रहने दीजिए। अभिकारक का सांद्रता है, तो सांद्रता का तो मात्रक वही होगा जो मोलरता का मात्रक होता है। मोलरता का मात्रक होता है मोल प्रति लीटर, तो इसका मात्रक हो जाएगा मोल प्रति लीटर। हो गया मोल प्रति लीटर। देखिए इधर गुना में, तो इसको इधर ला लेते, नीचे वाला ऊपर आ जाता और ऊपर वाला नीचे आ जाता, तो ऐसा हो जाता मोल। इसको पहले लिख लीजिए, मोल प्रति लीटर प्रति सेकंड। इसको ऐसे लिख सकते हैं। ये इधर आएगा तो उलट जाएगा, तो लीटर ऊपर जाएगा और मोल नीचे आ जाएगा, तो लीटर प्रति मोल। इधर बच जाएगा के। इसी के का मात्रक हमको चाहिए, तो तब तो लीटर से लीटर कैंसिल हो जाएगा, मोल से मोल कैंसिल हो जाएगा, 1/2 सेकेंड केवल बचेगा। तो इसको ऊपर ले जाइएगा, सेकेंड इनवर्स हो जाएगा। तब के बराबर देखिए क्या आया, सेकेंड इनवर्स। के का मात्रक हम लोग निकाल लिए, सेकेंड इनवर्स। देखिए ऐसे लिख, सेकेंड इनवर्स, सेकेंड का पावर -1, इसको पढ़ा जाता है सेकेंड इनवर्स या प्रति सेकेंड आप कह सकते हैं। समय का मात्रक अगर सेकेंड लीजिएगा तब ये आएगा। समय का मात्रक मिनट भी ले सकता है तो प्रति मिनट हो जाता। समय का मात्रक घंटा देगा तो प्रति घंटा हो जाएगा। तो हम ऐसे लिख देते हैं समय इनवर्स। समय इनवर्स मतलब प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक होता है समय इनवर्स। अब देखिए यहाँ ध्यान देना, क्वेश्चन कहीं से भी पूछ सकता है। कहेगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक निम्नलिखित में से कौन होगा। विकल्प देगा सेकेंड इनवर्स, तो यही आंसर होगा। मान लीजिए सेकेंड इनवर्स नहीं दिया हो किसी विकल्प में, तो मिनट इनवर्स देगा, वो आंसर होगा। वो भी नहीं देगा तो घंटा इनवर्स कहीं दिया होगा, वो आंसर होगा। या वो भी नहीं देगा तो समय इनवर्स लिखा रहेगा, वो आंसर हो जाएगा। तो इसको ध्यान में रखना है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के आर्हेनियस नियतांक का मात्रक क्या होगा, तो उसके लिए एक समीकरण हम लोग पढ़े थे, याद कीजिए। log k बराबर होता है -EA बटा 2.303 R इंटू 1/t प्लस log e। पढ़े हैं, इस पर क्वेश्चन भी हम लोग बनाए। तो फिजिक्स में आप लोग यूनिट डायमेंशन चैप्टर में पढ़े होंगे +1 में, कि समान मात्रक वाले को ही हम लोग जोड़ सकते हैं, घटा सकते हैं या इक्वेट कर सकते हैं, बराबर कर सकते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि जो मात्रक इसका होगा वही मात्रक इसका भी होगा। मतलब के का जो मात्रक होगा वही कैपिटल ए का भी मात्रक होगा।
तो यहाँ से हम लोग पता कर लिए कि आर्हेनियस नियतांक का मात्रक वही होगा जो दर नियतांक का मात्रक होगा। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया के आर्हेनियस नियतांक का मात्रक कोई पूछेगा तो ये भी यही हो जाएगा, सेकेंड इन्वर्स, या आप लिख सकते हैं समय इन्वर्स। बहुत इम्पोर्टेंट पूछा हुआ क्वेश्चन है, याद रखना। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के दर नियतांक का मात्रक निकालें। जो दर नियतांक का मात्रक होगा वही प्रथम कोटि के अभिक्रिया के आर्हेनियस नियतांक का भी मात्रक होगा। तो इसको आप नोट कर लीजिए। ये समीकरण हम लोग लिखे हुए हैं, ये लिखना ज़रूरी नहीं, नोट कर लीजिए। लिखे हैं प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण। अलग अलग कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण अलग अलग होता है। अभी हम लोग प्रथम कोटि का अभिक्रिया पढ़ रहे हैं, तो जानना चाहते हैं कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण क्या होगा, कैसा होगा। इंग्लिश में हम लोग कहेंगे काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। काइनेटिक इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, हिंदी में प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण। आपको हिंदी वाला ध्यान में रखना। आइए हम लोग प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण निकालना सीखते हैं। तो किसी भी कोटि का अभिक्रिया हो, अगर उसका बलगतिकी समीकरण निकालना है तो सबसे पहले आप उस कोटि का एक अभिक्रिया लीजिए। जैसे प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण पता करना है तो एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया लीजिए और उस पर हम लोग सोच देंगे तो बलगतिकी समीकरण उसका निकल जाएगा। एक प्रथम कोटि का अभिक्रिया हम लोग लेते हैं, अभी लिए थे, ये बदल रहा था 3, ये प्रथम कोटि की अभिक्रिया। इसी पर सोचेंगे तो बलगतिकी समीकरण पता होगा। अब इस अभिक्रिया में t बराबर 0 समय पर, t बराबर 0 कहने का मतलब हुआ ये अभिक्रिया अभी शुरू नहीं हुआ है। अभिक्रिया शुरू नहीं होगा तो उत्पाद नहीं बना होगा। t बराबर 0 समय पर इस अभिकारक का कुछ न कुछ मात्रा होगा। तो इस अभिकारक का मात्रा या सांद्रता ले लेते हैं स्मॉल। ध्यान से समझिए, यही कंसेप्ट है। t बराबर 0 समय पर अभिकारक का सांद्रता लिए हैं स्मॉल ए। 0 समय पर उत्पाद तो बना होगा नहीं, तो इसका सांद्रता 0 लेना होगा। अब कुछ समय तक इस अभिक्रिया को होने दीजिए। तो आप जानते हैं जब अभिक्रिया होने लगता है तो अभिकारक का सांद्रता धीरे धीरे घटते जाता है और उत्पाद का सांद्रता बढ़ते जाता है। तो t समय तक अगर इस अभिक्रिया को होने दें तो अभिकारक का सांद्रता जितना पहले था उससे कुछ घट जाएगा और उत्पाद का सांद्रता पहले जितना था उससे कुछ बढ़ जाएगा। तो t समय के बाद, देखिए यहाँ लिखते हैं t समय तक ये अभिक्रिया होने दिए। तो t समय के बाद इस अभिकारक का सांद्रता जो बच जाएगा वो हम लोग लिख रहे हैं a - x।
अब देखिए ये कैसे लिखें। हम मान लिए t समय तक अभिक्रिया हुआ होगा तो इसका सांद्रता x से घट गया होगा, मतलब A का सांद्रता x से घटा होगा और P का सांद्रता x से बढ़ा होगा। तो सोचिए पहले इसका सांद्रता था स्मॉल a, इसका सांद्रता x से घट गया, तो इसका मतलब शेष कितना बचा होगा, a माइनस एक्स। तो t समय पर इसका सांद्रता a माइनस एक्स लिए, t समय पर इस उत्पाद का सांद्रता x हो गया होगा। एक बार और समझिए, 0 समय पर अभिकारक का सांद्रता मान लिए स्मॉल a है और उत्पाद का सांद्रता 0 होगा 0 समय पर। अब t समय तक अभिक्रिया होने दिए तो अभिकारक का सांद्रता मान लिए x से घट गया और उत्पाद का सांद्रता x से बढ़ गया। तो t समय पर इसका सांद्रता कितना बच गया होगा, पहले a था x से घटा तो a माइनस एक्स बचा होगा। इसका सांद्रता पहले 0 था x से बढ़ा तो t समय पर इसका सांद्रता x हो गया होगा। तो आप घबराइए नहीं, इसमें कौन क्या है ये आपको ध्यान में रखना है, हम लिख देते हैं, ध्यान में रखिएगा। ऐसा भी क्रिया में स्मॉल a हम लोग क्या माने, स्मॉल a है अभिकारक का आरंभिक सांद्रता। अभिकारक का आरंभिक सांद्रता स्मॉल a माने। a माइनस एक्स क्या है, तो a माइनस एक्स है t समय पर अभिकारक का सांद्रता, या आप कह सकते हैं ये है अभिकारक का शेष सांद्रता, मतलब खर्च उर्च होने के बाद जो बच गया वो। तो a माइनस एक्स लिखेंगे अभिकारक का शेष सांद्रता, खर्च होने के बाद जो बचा हो उसमें हम लोग शेष लिखते हैं, अभिकारक का शेष सांद्रता। x क्या है, तो x है अभिकारक का खर्च किया गया सांद्रता, मतलब अभिक्रिया में अभिकारक जितना खर्च हुआ है वो x माने। तो x हम लोग कहेंगे है अभिक्रिया में अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता। अभिक्रिया में अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता है x, या आप ये भी कह सकते हैं अभिक्रिया में उत्पाद का सांद्रता है x। तो दोनों एक ही चीज़ है, अभिक्रिया में अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता x माने। तो इसमें कौन क्या है वो हम लोग लिख लिए, आप इसको नोट कर लीजिए, जगह नहीं है समीकरण बनाना होगा, नोट कर लीजिए। ठीक, तो अभी जो अभिक्रिया हम लोग लिए थे उसका दर नियम समीकरण अगर देखें, दर नियम समीकरण, तो ऐसा हो जाता R बराबर K I इंटू A का सांद्रता। अब समझिए इसको, अगर आपको 0 समय पर अभिक्रिया का दर निकालना है, ये तो नियतांक है, ये तो वही रहेगा, ये तो बदलेगा नहीं। तो 0 समय पर अभिकारक का सांद्रता लेना हो और t समय पर अगर दर निकालना है तो t समय वाला अभिकारक का सांद्रता लेना होगा। तो अगर 0 समय पर अभिक्रिया का दर कोई पूछता तो हम लोग ऐसे लिखते
आर बराबर, देखिए लिख देते हैं R0 बराबर के आई इंटू ए का सांद्रता। ध्यान रहे जीरो समय वाला लेना होगा। R0 कहने का मतलब जीरो समय पर अभिक्रिया का दर, ए का सांद्रता यहाँ जीरो लिखे हैं मतलब जीरो समय पर अभिकारक का सांद्रता। R0 बराबर क्या हो जाएगा के जीरो समय पर अभिकारक का सांद्रता हम लोग क्या माने थे, स्मॉल ए। देखिए अभिक्रिया अभी तुरंत लिखे थे, t बराबर जीरो समय पर कैपिटल ए का सांद्रता स्मॉल ए लिए थे, यहाँ स्मॉल ए लेना होगा मतलब जीरो समय पर अभिक्रिया का दर यही हो जाएगा। लेकिन अगर कोई कहेगा नहीं t समय पर अभिक्रिया का दर निकालिए, तो यहाँ RT लिखना पड़ेगा। RT बराबर के, ये तो नियतांक है, अभिकारक का सांद्रता t समय वाला लेना होगा। तो t समय पर अभिकारक का सांद्रता देखिए क्या आया था, तो t समय पर अभिकारक का सांद्रता था A-x, तो t समय पर अभिकारक का सांद्रता लेना होगा A-x, ऐसा हो जाएगा। तो t समय पर दर निकालना है तो t समय पर अभिकारक का सांद्रता लेना होगा, जीरो समय पर दर निकालना है तो जीरो समय वाला अभिकारक का सांद्रता लेना होगा। इसीलिए तो परिभाषा लिखे थे कि जिस अभिक्रिया का दर उस समय उपस्थित अभिकारक के सांद्रता के समानुपाती होता है तो उसे प्रथम कोटि की अभिक्रिया कहा जाता है। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। दर को यहाँ लिखा जाएगा dx बटा dt। देखिए समझिए, अभी हम लोग अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता क्या माने x, तो अगर x मानिएगा तो dx बटा dt, अगर y मानते अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता तो dy बटा dt लिखना पड़ता। RT को हम लोग तोड़ के लिखेंगे dx बटा dt, इधर ऐसे ही रहेगा k इंटू A-x। ठीक, अब A-x देखिए इधर गुना में है, इसको इधर लाएंगे नीचे आ जाएगा, और dt को उधर ले जाइए ऊपर चला जाएगा, ऐसा हो जाएगा dx बटा A-x, ये बराबर हो जाएगा k I इंटू dt। कुछ नहीं किए, A-x गुना में था इधर लाए, भाग में आ गए, dt इधर भाग में था उधर ले गए, गुना हो गया। अब इसको इंटीग्रेट करना होगा, इंटीग्रेशन आप लोग मैथमेटिक्स में पढ़े होंगे, दोनों तरफ इंटीग्रेट करना होगा, तो ऐसा हो जाएगा। समाकलन करना होगा dx बटा A-x, समाकलन का चिन्ह ऐसा होता है। और इधर भी हम लोग समाकलन करेंगे तो इधर हो जाएगा k I इंटू dt। आप लोग पढ़े होंगे मैथमेटिक्स में कि समाकलन में नियतांक बाहर आ जाता है, तो k तो दर नियतांक है, k को हम लोग बाहर कर सकते हैं, dt का समाकलन हम लोग करेंगे। dx बटा A-x का समाकलन क्या होगा आप याद रखिए, dx बटा A-x का समाकलन होता है -ln इंटू A-x। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट एकदम रट ही लीजिए कि dx बटा A-x का समाकलन होता है -ln इंटू A-x। के नियतांक है बाहर आ जाएगा, dt का समाकलन तो t होता है, तो ऐसा हो जाएगा k इंटू टी प्लस सी समाकलन नियतांक है, समाकलन करने के बाद वो नियतांक जोड़ना पड़ता है, तो ऐसा हो गया। देखिए ये समीकरण आया -ln इंटू A-x बराबर kt प्लस सी। अब इस माइनस को हटाने के लिए दोनों तरफ आपको माइनस लेना होगा, इसको हम चाहते हैं प्लस कर दें, तो प्लस करना है तो माइनस से गुना कीजिए। मैथमेटिक्स का नियम है एक साइड में जो कीजिएगा वही दूसरा साइड में भी करना होगा, तो माइनस से गुना करते तो यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ माइनस हो जाता, यहाँ प्लस हो जाता, ऐसा हो जाएगा ln A-x, ये बराबर माइनस kt
ln इंटू ए माइनस एक्स बराबर माइनस के टी माइनस सी, ऐसा हुआ। अब देखिए तो c का मान हम लोग निकाल सकते हैं। c है समाकलन नियतांक। अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति पर अगर हम लोग ध्यान देंगे तो c का मान निकल जाएगा। तो देखिए यहाँ लिखते हैं अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति से अभिक्रिया के आरंभिक स्थिति से, आरंभिक स्थिति पर सोचिए जो अभिक्रिया अभी लिए थे, t0 था तो x कितना था, सोच के बोलिए। t बराबर 0 तो x बराबर क्या होगा, t0 कहने का मतलब 0 समय पर, x था अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता, तो 0 समय पर अभिकारक का उपयोग किया गया सांद्रता 0 ही होगा। 0 समय कहने का मतलब अभिक्रिया शुरू नहीं हुआ, अभिक्रिया शुरू नहीं होगा तो अभिकारक का सांद्रता उपयोग नहीं होगा। तो x बराबर 0, t0 होगा तो x भी 0 होगा। अब t0 और x0 इस समीकरण में रख दीजिए, यहाँ 0 रखिए और यहाँ x रखिए। तो देखिए इधर क्या बच जाएगा, x के जगह पर 0 रखेंगे तो इधर होगा ln a, यहाँ 0 करेंगे तो ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ इधर क्या बच जाएगा, माइनस c, ऐसा हो जाएगा। ln a बराबर माइनस c, या चाहे आप लिख सकते हैं इसी को c बराबर माइनस ln a। देखिए c का मान हम लोग पता कर ली, c बराबर माइनस ln a। या आप चाहें तो ln को log में बदल सकते हैं, ये भी लिख सकते हैं c बराबर माइनस 2.303 i इंटू लॉग। हम लोग जानते हैं ln को log में बदलना हो तो 2.303 से गुना करना होता। c का निकाल निकालिए। अब इस समीकरण में जहाँ c है वहाँ आप ये लिख सकते हैं माइनस 2.303 log, तो ऐसा हो जाएगा ln a माइनस एक्स, ये वाला समीकरण देखिए, ये बराबर होगा माइनस के टी, यहाँ माइनस c के जगह पर ये रखना होगा, तो माइनस 2.303 आई इंटू लॉग, ये ब्रैकेट में है, ये तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तब तो हम लोग ये लिख सकते हैं, ln को log में बदल देंगे। ln को log में बदलने के लिए 2.303 से गुना करना होगा। ln वाले समीकरण का उपयोग हम लोग नहीं करते हैं, इसलिए ln को log में बदल लिया जाता है। ये हो जाएगा, इधर हो जाएगा माइनस के टी, ये तो प्लस हो गया, प्लस 2.303 आई इंटू लॉग ए, 2.303 इंटू लॉग, ये लिखे हैं 2.303 इंटू लॉग। 2.303 देखिए इधर गुना में है, उधर ले जाएंगे तो भाग हो जाएगा, दोनों का भाग होगा, इसका भी और इसका भी। तो ये 2.303 या नीचा में भी 2.303 कैंसिल हो जाएगा, लेकिन इसके नीचे में 2.303 बच जाएगा। तो इधर बच जाएगा log a माइनस एक्स, इधर हो जाएगा माइनस के टी, आप प्लस बचेगा log a, ऐसा हो गया। देखिए log a माइनस एक्स बराबर आया माइनस के टी आप प्लस log, ये भी बड़ी काम का समीकरण है, इसको ध्यान में रखना होगा। प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए एक समीकरण होता है log a माइनस एक्स बराबर माइनस के टी प्लस log a। तो मैथमेटिक्स था, कुछ खास नहीं था, मैथमेटिक्स लगाते गए तो ये समीकरण हमको मिला, आप इसको नोट कर लीजिए। फिर आगे और अभी समीकरण आया नहीं हमको, बलगति की समीकरण निकालना है।
थोड़ा और परिवर्तन करना होगा, बलगति की समीकरण प्राप्त हो जाए। नोट कर लीजिए। देखिए तो उस समीकरण को, उसका हम लोग चाहें तो ग्राफ भी खींच सकते हैं। देखिए ये किस टाइप का समीकरण है, y बराबर mx प्लस सी टाइप का समीकरण है। ये स्ट्रेट लाइन का एक समीकरण है, हम लोग बहुत सारा ग्राफ इस पर खींचे हैं। ये सी इंटरसेप्ट है, तो इस समीकरण का इंटरसेप्ट लॉग ढाल कितना माइनस के, y के जगह पर y अक्ष पर लेना होगा लॉग a माइनस एक्स, x अक्ष पर लेना होगा t। तो ग्राफ अगर हम लोग खींचेंगे तो इस समीकरण का ग्राफ ऐसा होगा, x अक्ष पर लीजिए t, y अक्ष पर लीजिए log a माइनस एक्स, log a माइनस एक्स। आइए तो ओरिजिन होगा। इंटरसेप्ट को हमेशा y अक्ष पर दिखाया जाता है, तो log a इंटरसेप्ट है, y अक्ष पर हम लोग दिखाएंगे इस। तो यहाँ से लेकर यहाँ तक मान लेते हैं इंटरसेप्ट, यहाँ तक इंटरसेप्ट। इस इंटरसेप्ट का मान कितना, जितना रहेगा उतना लिख दीजिए। यहाँ से लेकर यहाँ तक है log a। इंटरसेप्ट का जो भी मान होगा वो हम लोग लिखेंगे। इस समीकरण में इंटरसेप्ट के जगह log a है, तो log a लिखें। अब देखिए तो इसका ढाल ऋणात्मक है कि धनात्मक, ऋणात्मक। तो ढाल ऋणात्मक होगा तो ग्राफ नीचे की ओर आएगा। तो ग्राफ पता चल गया, यहाँ से नीचे की ओर आएगा। ऐसे होगा स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर ग्राफ ढाल धनात्मक होता तो ग्राफ यहीं से ऊपर की ओर जाता। ध्यान रहे, इंटरसेप्ट अगर रहेगा तो जहाँ तक इंटरसेप्ट लिए हैं वहीं से ग्राफ शुरू होगा। ढाल ऋणात्मक है तो नीचे, और धनात्मक है तो ग्राफ ऊपर की ओर पास करेगा। और ग्राफ x अक्ष के साथ जो कोण बनाता है वही स्लोप कहलाता है। तो इस समीकरण का स्लोप या टेन थीटा कितना होगा, माइनस के। ऐसा समीकरण देख के अगर इसका आपसे ढाल पूछे तो माइनस के होगा। log a माइनस एक्स और t में ग्राफ खींचे, कहेगा ग्राफ खींचने के लिए तो ग्राफ ऐसा आएगा। एक बार और, प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए ऐसा समीकरण दे के अगर कोई पूछेगा log a माइनस एक्स और t के बीच ग्राफ खींचिए, तो उसका ग्राफ हम लोग ऐसा बनाएंगे। तो इसको भी ध्यान में रखना। ग्राफ खींचना हम लोग जानते हैं, बिलियन चैप्टर में भी बहुत सारा इस टाइप का ग्राफ खींचे हैं। तो ग्राफ इसका ऐसा हो। अब इसमें अगर log आप हटा दीजिए, कोई कहेगा कि a माइनस एक्स सीधे अगर लें और यहाँ t लें तब ग्राफ कैसा होगा, तो वो भी देखिए। तब ग्राफ ऐसा हो जाएगा, ये x अक्ष, ये y अक्ष, x अक्ष पर t और y अक्ष पर यही लेना है, log हटा देना है केवल। तो a माइनस एक्स और t के बीच का ग्राफ ऐसा हो जाएगा। ऐसा ग्राफ हो जाएगा। तो आप याद रखिए कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए a माइनस एक्स और t के बीच का अगर ग्राफ पूछे तो ग्राफ ऐसा होगा। log हटाएंगे तो ग्राफ ऐसा हो जाएगा, याद रखना। तो उधर वाला नोट कर लिए हम, ये ग्राफ भी बना लीजिए, ये ग्राफ भी दिखाइए। उससे पहले इसको समझ लेते हैं। देखिए तो log a माइनस एक्स माइनस के टी प्लस log a, समीकरण पर सोचिए तो माइनस के टी को इधर ला लेते हैं तो प्लस हो जाएगा, और log a माइनस एक्स इधर प्लस में है, उधर ले जाएंगे माइनस हो जाएगा। तो ऐसा हो जाएगा के टी बराबर हो जाएगा log a माइनस log a माइनस एक्स। देखिए कुछ नहीं की, के टी माइनस में था, इसको इधर ला लिए प्लस हो गया, और log a माइनस एक्स इधर प्लस में था, उधर ले गए।
तो माइनस हो गया। यहाँ देखिए माइनस का चिन्ह दिखाई दे रहा है। अब लॉग ए माइनस एक्स को आप ऐसे लिख सकते हैं के टी बराबर, ये ऐसा हो जाएगा लॉग ए बटा में ए माइनस एक्स। एक बात ध्यान दीजिए, 2.303 ये गुना में था, अगर इधर जाएगा तो भाग होगा, ये तो कैंसिल हो जाएगा। ये बोला ऊपर भी 2.303 नीचे भी, लेकिन इसके बट्टा में बचा हुआ रहे माइनस के टी बट्टा 2.303 बचा हुआ रहेगा। तो ढाल इसका क्या हो जाएगा माइनस के बट्टा 2.303। ठीक, इसको ठीक कर लीजिए, मिस्टेक था ये, यहाँ जो लिखे थे उसमें नीचे 2.303 होगा, तो ढाल हो जाएगा माइनस के बाई 2.303। और ग्राफ सब ठीक है, ऐसा ही होगा। तो यहाँ पर के टी बट्टा 2.303 इधर हो जाएगा लॉग ए बट्टा ए माइनस एक्स। कुछ खास नहीं, मैथमेटिक्स केवल है। अब यहाँ से अगर हम लोग टी निकालना चाहें तो के उधर ले जाना होगा, 2.303 उधर ले जाना होगा, तो ये भाग में है ऊपर चला जाएगा, के गुना में है नीचे चला जाएगा। तो टी बराबर हम लोग ऐसा लिख सकते हैं। ऐसा हम लोग लिख सकते हैं टी बराबर 2.303 बटा के आई इंटू लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। बड़ी काम का ये फार्मूला है। टी बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। इसी को प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण कहा जाता है। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण। प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण आपसे कोई पूछे तो आप यही लिखिएगा, टी बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स। बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस फार्मूला पर बनता है। टी आप जानते हैं समय के दरनियतांक है, ए अभिकारक का आरंभिक मात्रा सांद्रता है, ए माइनस एक्स अभिकारक का शेष सांद्रता है, जो शुरू में ही लिख दिए थे। तो देखिए इसको 5 नंबर का क्वेश्चन भी एक बार बनाया था, पूछा था बिहार बोर्ड में कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगति की समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। तो जितना अभी हम लोग काम किए, कहाँ से, प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगति की समीकरण हेडिंग दिए थे, उसके नीचे अभिक्रिया लिए थे, कौन क्या है वो लिखे थे। तो वहाँ से लेकर और यहाँ तक लिखना पड़ेगा। तो व्यंजक हम लोग ये वाला यहाँ पर देखे हैं, टी बराबर 2.303 बटा के लॉग ए बटा ए माइनस एक्स आया। मेरे कहने का मतलब है अगर 5 नंबर का क्वेश्चन इसको बनाएगा तो आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा कि प्रथम कोटि के अभिक्रिया के बलगति की समीकरण का व्यंजक प्राप्त करें। तो वहाँ से लेकर और यहाँ तक आपको लाना होगा, 5 नंबर का क्वेश्चन होगा। और न्यूमेरिकल क्वेश्चन तो ढेर सारा यहाँ से निकाल सकता है। समीकरण दे के कहेगा, जैसे यहाँ एक समीकरण जो लिखे थे उसमें कहेगा बताइए ढाल कितना होगा, तो माइनस के बाई 2.303। या पूछेगा उसमें लॉग ए माइनस एक्स और टी के बीच का ग्राफ कैसा होगा, तो ग्राफ ऐसा होगा। ऑप्शन जो देगा उसमें ये सब नहीं लिखेगा, सीधे ग्राफ को ऊपर से नीचे की ओर ऐसे कर देगा, आपको समझना होगा सब कुछ। या चाहे सीधे कहेगा ए माइनस एक्स कहने का मतलब हुआ, आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ए का सांद्रता टी समय पर अभिकारक का सांद्रता ए माइनस एक्स आया था। अभिक्रिया को ध्यान में देखिए, पहले अभिक्रिया जो लिखे थे उसको ध्यान से देखिए, उसमें टी समय पर अभिकारक का सांद्रता यही हम लोग लिए हैं, ए माइनस एक्स। तो ए माइनस एक्स को आप ये भी लिख सकते हैं, मतलब टी समय पर अभिकारक के सांद्रता में
और समय में ग्राफ ऐसा होगा प्रथम कोटि के अभिक्रिया के लिए। अब आगे भी हम लोग बहुत सारा इस पर बात करेंगे, इसको आप नोट कर लीजिए। बिना क्वेश्चन का थ्योरी अधूरा माना जाता है। उस समीकरण पर जब क्वेश्चन बनाएंगे तो आपको और स्पष्ट हो जाएगा उसका उपयोग कैसे किया जाता है, उसमें कौन क्या है, क्या क्या सवाल देता है, क्या पूछता है। बहुत सारा न्यूमेरिकल क्वेश्चन उस पर हम लोगों को करना है। इसमें एक ये जो लिखे a/a-x, इस समीकरण में जो a/a-x है, तो a क्या है? अभिकारक का आरंभिक सांद्रता। याद कीजिए, सांद्रता या मोलरता का फॉर्मूला होता है मोल बटा आयतन। तो चूँकि सांद्रता में और मोल में समानुपाती का संबंध होता है, नहीं समझे? सांद्रता या मोलरता का फॉर्मूला क्या होता है? विलय का मोल बटा विलयन का आयतन लीटर में। तो आयतन अगर कांस्टेंट हो तो सांद्रता समानुपाती होगा मोल के, और दो चीज़ में समानुपाती का संबंध हो तो एक के स्थान पर दूसरा रख सकते हैं। तो स्मॉल ए है अभिकारक का आरंभिक सांद्रता, तो आप चाहें तो ये भी कह सकते हैं अभिकारक का आरंभिक मोल। a-x है अभिकारक का शेष सांद्रता, तो आप चाहें तो इसके जगह पर लिख सकते हैं अभिकारक का शेष मोल। तो ऐसा हम लोग लिख सकते हैं अभिकारक का आरंभिक सांद्रता बटा अभिकारक का शेष सांद्रता। देखिए, स्मॉल ए है अभिकारक का आरंभिक सांद्रता, a-x है अभिकारक का शेष सांद्रता। चूँकि सांद्रता और मोल में समानुपाती का संबंध होता है, तो सांद्रता के जगह पर हम लोग चाहें तो मोल भी लिख सकते हैं, अभिकारक का आरंभिक मोल इधर वाला लिख लिए हूँ। आरंभिक मोल बटा में अभिकारक का शेष मोल, ये भी हम लोग चाहें तो लिख सकते हैं। और मोल का संबंध तो बहुत सारे चीज़ों से है। याद कीजिए, पहला ही क्लास में बताए थे मोल एक रासायनिक मात्रक है जिसका संबंध संख्या, द्रव्यमान और आयतन से है। तो हम लोग मोल के जगह पर चाहें तो द्रव्यमान या भार भी लिख सकते हैं। तो ऐसा हो जाता अभिकारक का आरंभिक भार, मोल ज़्यादा है मतलब क्या, उस पदार्थ का मात्रा ज़्यादा, भार ज़्यादा। अभिकारक का आरंभिक भार बटा में अभिकारक का शेष भाग। अभिकारक का आरंभिक भार बटा अभिकारक का शेष भार। ये कुछ है ही नहीं, चूँकि सांद्रता मोल में समानुपाती का संबंध था तो सांद्रता की जगह मोल लिख। मोल और भार में समानुपाती का संबंध होता है तो मोल नहीं लिख के आप भार भी लिख सकते हैं। गैसीय पदार्थ होगा तो मोल का संबंध आयतन से भी होगा, मोल और आयतन में समानुपाती का संबंध होता है। तो आप चाहते तो आयतन भी लिख सकते थे, अभिकारक का आरंभिक आयतन बटा अभिकारक का शेष आयतन। तो यहाँ में हम ये लिखने का मेरा मतलब है कि ये जो a/a-x है, ये मात्रक रहित है। मात्रक रहित लिखने का मतलब हुआ इसका कोई मात्रक नहीं होता है। ये a/a-x यूनिट लेस
होता है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है, होना भी नहीं चाहिए। ऊपर भी मोल है, नीचे भी मोल है, कैंसिल हो जाएगा। या जब भार का जो मात्रक आप ऊपर लीजिएगा, भार का वही मात्रक नीचे भी लेना होगा, तो वो भी तभी कैंसिल हो जाएगा। a बटा a माइनस एक्स मात्रक रहित है, इसका कोई मात्रक नहीं होता है। तो प्रथम कोटि के अभिक्रिया का बलगतिकी समीकरण हम लोग कंप्लीट कर लिए। तो इतना रहने दीजिए, अगले क्लास में हम लोग इसको और आगे बढ़ाएंगे। और पीछे जो होमवर्क दिए थे एक बार उस पर और कोशिश करना है, आंसर हम आपको बता देंगे। कोशिश किए होंगे, बनाए होंगे, आंसर बता देंगे तो कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तो इतना आज हम लोग रखते हैं, अगले क्लास में फिर यहाँ से हम लोग इसी को और आगे बढ़ाएं। थैंक्स।